आपको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और आने वाला क्या आ गया है, एक बड़ा घमासान इसका शुरू हो चुका है और इस घमासान की स्टिक रिपोर्ट हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल लोकसभा हरियाणा की मैं बात करूं तो इस पर आज परिचर्चा करेंगे। और नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। और हमारे साथ आज मौजूद है एक बढ़िया राजनीतिज्ञ, विशेषज्ञ कहें और हमारे घनिष्ठ मित्र भी, मनदीप पंडित जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं। मनदीप जी नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। ठीक है सर, चुनावी चर्चा पर इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हरियाणा की बात करें, लोकसभा सीटें 10 लोकसभा सीटों में चुनाव अभी तक हालांकि डिक्लेयर हो चुका है कि कब चुनाव होना है, लेकिन सीटों की मैं बात करूं तो 10 की 10 सीटों में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, क्या है कि कारण ये है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो या अपना राहुल गांधी हो जी, ये तीनों क्या कर रहे हैं कि इनका ये विचार है कि बड़े नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता है, उनको चुनाव लड़वाया जाए। तो बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाने के प्रयास में है कांग्रेस, ताकि एक मजबूत और एक स्ट्रांग फाइट वो बीजेपी के सामने प्रस्तुत कर सके। बड़े नेताओं की बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का नाम भी पहले आता है और कहीं ना कहीं शायद उनको भी चुनावी मैदान में लाया जा सकता है। सिरसा की मैं बात करूं तो कुमारी शैलजा का जिक्र बार बार आ रहा है कि वहां से लोकसभा सीट पर वो चुनाव लड़ सकती है। तो क्या लगता है कि वो लोग क्या लड़ना नहीं चाहते लोकसभा चुनाव, या पीछे हट रहे हैं? क्या यही कारण है देरी का भी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सवाल किया है संदीप जी। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भी कांग्रेस हाईकमान जो था वो गोविंद सिंह डोटासरा, जो अभी प्रदेशाध्यक्ष हैं, और उसके अलावा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, लेकिन तीनों ने ही मना कर दिया। और उसके क्योंकि तीनों एमएलए भी हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो मोदी की लोकप्रियता है, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसलिए भी वरिष्ठ नेता ये सोचकर चुनाव से थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हार हो जाए तो हमारे आगे के राजनीतिक भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जी, एक तरफ तो बीजेपी है जहां पर अपने काफी उम्मीदवार हैं वो जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, स्टार्टिंग से ही लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वहीं पर बीजेपी दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें चुनाव लड़वा रही है। बात की जाए अशोक जी की, तो ये मामला सिरसा में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस का हाईकमान कर क्या रहा है? क्या उनके पास अभी कोई बड़े नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? क्या वो पहले से ही इस चुनाव को लेकर के असमंजस में? क्या देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है कि हर चुनाव में वो चेहरे बदलते हैं। जब उनको ये लगता है कि कोई चेहरा, जो वर्तमान सांसद है, अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो वो तुरंत प्रभाव से चेहरा बदल देते हैं। और वो क्या करते हैं कि दूसरी पार्टी का जो अच्छा नेता होता है उसको पिक कर लेते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस अपने आप को फ्रंट से, जो टीम लीडर है राहुल गांधी की हम बात करें, जिन्होंने न्याय यात्रा की, उससे पहले कांग्रेस संदेश यात्रा की, तो राहुल गांधी ने खुद अमेठी से मैदान छोड़ दिया। जब टीम लीडर ही और कप्तान ही, अगर देखिए चुनावी इतिहास में आपकी जीत भी होती है, हार भी होती है। अगर चुनाव लड़ोगे तो हर बार नहीं जीतोगे और हर बार हारोगे भी नहीं। लेकिन जब एक टीम का कैप्टन होता है, जो प्रमुख है वो कांग्रेस के, चाहे वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं के नाम पे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए था। अमेठी नहीं तो यूपी की किसी और सीट से भी, रायबरेली से भी लड़ सकते थे। हिसार लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो यहां से रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, और वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं। हालांकि अब वहां से इस्तीफा भी देना पड़ेगा क्योंकि वो विधायक के तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं। क्या लगता है कितने सही उम्मीदवार साबित होंगे रणजीत चौटाला? एक तरफ रणजीत चौटाला है, दूसरी तरफ नैना और सुनैना जो कि जेजेपी और इनेलो से चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगेंगे कितने स्टिक उम्मीदवार साबित होंगे? देखिए, जहां तक अगर मैं बात करूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर रणजीत सिंह चौटाला की जगह किसी अन्य उम्मीदवार, चाहे वो रणवीर सिंह गंगवा हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, या कोई और अन्य जाट नेता, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु, मुझे ये लगता है कि अगर इन तीनों में से कोई उम्मीदवार होता तो वो ज्यादा मुफीद साबित होता बीजेपी के लिए। लेकिन हरियाणा बीजेपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की चल रही है, वो जो अपने चहेतों को, अपने चेलों को और अपने चाहने वालों को टिकट दिलवा रहे हैं, और उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम। आप देख सकते हो, राज्यसभा सांसद की अगर चुनने की बारी आई तो उन्होंने अपने चहेते सुभाष बराला को टिकट दे दी जी। आप उससे भी पहले देख सकते हो अनिल विज जैसे एक सीनियर लीडर की कितनी अनदेखी की गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की कार्यप्रणाली है। क्योंकि विज ने उन पर निशाना भी साधा था कि मनोहर लाल की कहीं पे निगाहें होती हैं और कहीं पे निशाना होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की वो नीतियां लागू कर रहे हैं, जिस प्रकार के उम्मीदवारों को वो उतार रहे हैं, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में
भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी साबित होगी। नुकसान हो सकता है भाजपा बिल्कुल का। नुकसान होगा, तय है ये नुकसान। मैं कह रहा हूं आपको, बिल्कुल दावे से दर्शकों के सामने बोल रहा हूं। अनिल विज जी तो ये भी कह चुके हैं कि जो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री बदलने हैं, और कहीं ना कहीं खट्टर की पहले से तैयारी थी। ये बात देखिए, खट्टर की तैयारी नहीं थी, ये तैयारी थी पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व में भाजपा के हरियाणा के प्रभारी रहे, जो अभी मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय की। चलिए बताइए सर, जिस तरीके से रोहतक का चुनाव भी मैं कहूं कि आने वाले समय में वो भी होना है, लेकिन वहां पर दीपेंद्र हुड्डा पहले चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद और भी उम्मीदवार आए। लेकिन इस समय बात करूं तो मैं सिरसा सीट की एक बार हम सभी सीटों पर भी एक बार मंथन करना चाहेंगे। शुरुआत हम सिरसा की सीट से करते हैं कि सिरसा की सीट में आपको क्या लगता है कि जहां सुनीता दुग्गल थी वहां उनको हटा दिया गया, अशोक गहलोत ले आए, क्या कारण रहे सुनीता दुग्गल को हटाने का? अशोक तंवर रहे। क्या लगता है कि वो किस वजह से हटाएगा और वहां की सिचुएशन इस समय क्या बन रही है? देखिए, क्या है कि सुनीता दुग्गल की जो रिपोर्ट गई है पार्टी हाईकमान के पास कि वो एक्टिव नहीं थी, समर्थकों के साथ जुड़ के नहीं रहती थी, इसीलिए चेहरा बदला गया। अशोक तंवर पूर्व में हरियाणा कांग्रेस के प्रधान भी रहे, अध्यक्ष रहे हैं, उसके अलावा वो सांसद भी रहे हैं वहां पे। लोकप्रिय चेहरा है, युवा चेहरा है, इसलिए उनको मैदान में उतारा गया। और अगर कांग्रेस को अगर जबरदस्त फाइट देनी है अशोक तंवर को, तो मेरे हिसाब से कुमारी शैलजा सबसे मुफीद उम्मीदवार है, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए हामी भरती हैं तो जी। इसके अलावा हिसार की सीट की मैं बात करूं तो हिसार की सीट में क्या लगता है? नैना सुनैना और रणजीत चौटाला, 3 आ चुके हैं उम्मीदवार। कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार है, कौन हो सकता है कांग्रेस का उम्मीदवार? देखिए, अगर कांग्रेस जाट उम्मीदवार उतारेगी तो भाई जयप्रकाश सबसे आगे है, जो इनको भाई जयप्रकाश के नाम से बोला जाता है, जेपी जयप्रकाश, वो आगे हैं। और अगर नॉन जाट चेहरा उतारेगी तो रिटायर्ड आईएएस और पूर्व सांसद रामजी लाल के भतीजे रिटायर्ड आईएएस जो अपना जांगड़ा साहब है, चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी, हाँ, वो आ सकते हैं उम्मीदवार। और अभी चर्चा ये भी चल रही है, मैं आपको एक नई चर्चा बता देता हूं कि कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई की भी कुछ चर्चा चल रही है। तो ये भी घमासान हो सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कुलदीप बिश्नोई भी आ सकते हैं। ये संभावना वापिस कर सकते हैं कांग्रेस। हाँ, देखिए, हाँ, फिर वापसी कर सकते हैं। जैसा आजकल चल रहा है माहौल के हर रोज, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही नेता दल बदल रहे हैं, तो ये भी संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। भव्य बिश्नोई तो ट्वीट करके नाराजगी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का एक बयान आता है, वीडियो जो जारी होती है उसमें कहते हैं कि भाई आप घबराइए नहीं, आप चाहे हरियाणा के हमारे साथी हैं जो भी वो हैं, या फिर राजस्थान के जो साथी हैं, वो कंटिन्यू आप अपनी कार्य करते रहे, बीजेपी को मजबूती से हमें तमाम उम्मीदवारों को जिताना है। आप कह रहे हैं कि वो वापसी हो सकती है, तो ये कुछ तालमेल बन नहीं रहा है। देखिए, क्या होता है जब आप किसी पार्टी में होते हैं और जब इतनी बड़ी पार्टी में होते हैं तो आपको एक डैमेज कंट्रोल करना होता है, अपने समर्थकों को एक दिलासा देनी होती है। वो एक दिलासा भरा संदेश था कुलदीप बिश्नोई का, लेकिन अंदर तो मन में टीस है कि मुझे चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहिए था बीजेपी को। वो पिता ने नहीं की वो टीस जाहिर, तो पुत्र ने कर दी कि ना हमें के लोकप्रियता, अगर आप लोकप्रिय नेता हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ना हमें मंत्री बनाया गया, ना लोकसभा की सांसद के रूप में टिकट दी गई। चर्चाएं तो ये भी आ रही हैं कि भव्य बिश्नोई को अगर मंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि इनको अगर आप 6 महीने के लिए मंत्री बना रहे हैं, उसकी बजाय हमें लोकसभा की टिकट दे दी जाए, उस पर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस पर आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या होता है कि 6 महीने का जो अभी है, जिस प्रकार से चल रहा है, कभी किसी को मंत्री बना रहे हैं, कभी किसी को फिर उसको सांसद की टिकट दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा काम कर लिया है कि भैया जो हम करेंगे वही सही है। जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार का कल एक बयान आया है कि राम मंदिर तो बनाना ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन राम के आदर्शों पे भी चलो। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये शांता कुमार का बयान है कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी जो पार्टी है वो भी कुर्सी और सत्ता की लहर में बह रही है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि हिमाचल में जो हो रहा है तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरी आंखों में आंसू हो जाएंगे। जब भाजपा का ये इतना वरिष्ठ नेता, जो ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने वाजपेयी के साथ और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था, जब इतना बड़ा नेता कुछ बात कह रहा है तो मुझे तो लगता है कि ये बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत गलत है। चलिए आखिरी 2 सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा काफी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगली बार हम अगली वीडियो में तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा सवाल कि नवीन जिंदल
जी हाँ, बड़ा नाम उद्योग घराने का और जिंदल परिवार का बड़ा नाम, और वो जो है कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहले से आयास लगाए जा रहे थे, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से तो वहां स्थिति क्या बनती है लोकसभा कुरुक्षेत्र की? जी सर बताएं। देखिए क्या है संदीप जी, मैं आपको बता दूं, 8 फरवरी को हमने न्यूज डाली थी कि जिंदल परिवार बीजेपी में शामिल होगा। ऐसा नहीं डाला था कि भाई शामिल हो सकते हैं या होने की संभावना है, हमने शामिल होंगे डाला है। आप देख सकते हैं चैनल को उठाकर। तो लेकिन जिंदल परिवार शामिल होगा में क्या सावित्री जिंदल भी आती हैं? क्या वो भी बीजेपी में शामिल होकर हिसार से चुनाव लड़ सकती है? देखिए क्या है कि उनकी उम्र अभी 84 साल हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि सावित्री जिंदल चुनाव लड़ेंगी, अब चुनावी राजनीति में रहेंगी। क्योंकि जिस प्रकार का ये घटनाक्रम हुआ है कि नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन किया और नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया गया है, ये एक अलग बात है। क्योंकि ये बीजेपी जिंदल की चर्चाएं भी चल रही थी कि शालू जिंदल को कुरुक्षेत्र से लड़वा सकते हैं, लेकिन नवीन जिंदल को ही लड़वाया जाए, उन्हीं का नाम आ गया। देखिए ये इसका कारण ये है कि बीजेपी ये चाह रही थी, क्योंकि 2014 का जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक टिप्पणी दी थी, एक भाषण में एक उनका कोट आया था कि लोग तिजोरी में सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, हीरे जवाहरात रखते हैं, लेकिन आपके यहाँ के सांसद तो तिजोरी में कोयला रखते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, ये उन्होंने किया है। अगर आपको ये लगता है कि नवीन जिंदल कोयले की घोटाले में शामिल है तो आप उनको टिकट क्यों दे रहे हो? जी, ये बताइए कैसी स्थिति क्या बनती है अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो वहां स्थिति क्या बनती है, समीकरण क्या बनती है? देखिए नवीन जिंदल एक बहुत मजबूत उम्मीदवार है, इसीलिए बीजेपी ने येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से उनको कुछ भी लालच दिया हो या कुछ भी किया हो, कोई और कारण भी हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ खुलासा नहीं करूंगा। क्योंकि ये कारण है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, ये उचित टाइम नहीं था। जनता इससे नाराज है, ये गलत बात है। अगर आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की अगर परंपरा डालना चाहते हैं तो आप इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। यही इसी प्रकार की मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की कार्यशैली दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। दमनकारी नीति है, नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनको जबरन उनका दल बदल करवाया जा रहा है। जी, ये बताइए, एक नारा दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से 370 पार और एनडीए की तरफ से 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कितना स्टिक बैठेगा और क्या स्थिति बनेगी? देखिए नारा तो हरियाणा में भी दिया था कि अब की बार 75 पार सीटें 40 आई थी, और हमने बीजेपी के मित्रों को भी बताया था कि आपकी सीटें 40 से लेकर 43 के बीच में आएगी। तो वो बोल रहे थे कि हम देवीलाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज भी मैं आपको ये दावे से बात कर रहा हूं, अगर बीजेपी अकेली 303 सीट ले ले तो ये बहुत बड़ी बात हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप जी ने हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। और देखने वाली बात ये होगी कि दावे तो हर बार बड़े किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो उन दावों पर खरे उतरेगी और क्या जनता जनार्दन उन दावों को पूरा करेगी नहीं करेगी, वो एक बड़ा सवाल है। और अभी कुछ मोटी मोटी चर्चाएं हमने की हैं। अगली खबर में, अगली वीडियो में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहे आपका अपना फेवरेट चैनल, आपका अपना नंबर 1 चैनल। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।